हेलो बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे जो काफ़ी नया पेपर है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेपर देखेंगे और बहुविकल्पी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति 1689 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1689 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आइए हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क थे। अब यहाँ पर देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का लौह संयंत्र यहाँ पर जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 1944 में अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो यहाँ पर 1929 में महामंदी आई थी। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि कार्न ला किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर किस देश से संबंधित है? कार्न ला किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, हिंदी है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी क्या है हमारी, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8वां, संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। और यहाँ पे 9वां है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुमुखी संख्या बहुत लोग संख्याओं का शासन, बहुसंख्यकों का शासन करना ये लोकतंत्र नहीं कहता। ठीक है, होता है लोकतंत्र। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में, स्थानीय संस्थाओं में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी लोग क्या हैं, आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं। अब यहीं पर बच्चों देखिए कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर बैंकिंग है। तृतीय क्षेत्र का जो व्यवसाय है वो बैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से कौन शाखा है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्जदार। निम्नलिखित अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई भी करता है, वित्त मंत्री भी करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी फॉर दैट, आरबीआई वित्त मंत्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है, वित्त मंत्री करता है, कर्जदार करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है
14। यहाँ पर 14 हमारा आ गया। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर और घरेलू व्यापार का को संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। ठीक है, ए और बी दोनों हैं। अब यहाँ पर देखिए, आइए अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। इनमें से यहाँ देखिए, मिलावटी वस्तु भी है, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, इनमें से सभी चीजें हैं शोषण करने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संपूर्ण संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी से। किसे? जलोढ़ मृदा से। मिट्टी या मृदा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्न में से कौन सा वन संसाधनों को सिकोड़ने के कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा संसाधन है जो संसाधनों को सिकोड़ने का कारण नहीं है? तो इसमें कौन सा सही होगा? आरक्षित वनों का विस्तार। आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आ गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। धान जो है रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, अब यहाँ पर क्या है? निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है? निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा खनिज उद्योग है? पेट्रो रसायन उद्योग, जो खनिज उद्योग है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, या तो यहाँ पर महाराजमार्ग विकास से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर प्रश्न और उत्तर आपको देने हैं कि यहाँ पर भारत की क्या है बच्चों? भारत की आर्थिक, यहाँ पर आपको उत्तर बताना है और यहाँ पर 80 शब्दों में बताना है। 80 वर्ड का आपको लिखना है। तो यहाँ पर भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में प्रथम विश्व युद्ध प्रभाव का उल्लेख करना है। तो इसमें आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध 1940 से लेकर 18 तक हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध के कारण करों में वृद्धि हुई और महंगाई बढ़ी। किसान और मजदूर की स्थिति खराब हो गई और राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद को बल मिला। लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा और स्वतंत्र आंदोलन में को गति प्रदान हुआ। ठीक है, तो यहीं से हमारा विश्व प्रथम युद्ध स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारण हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको आर्थिक महामंदी में उत्पादन और मांग में असंतुलन को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और बेरोजगारी में जो वृद्धि हुई है उसको काफ़ी अच्छे से दो कारणों पर, आपको इन दो कारणों पर उल्लेख अच्छे से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमारा दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमें उल्लेख करना है। तो उल्लेख हम बता देते हैं दो का। क्षेत्रीय असमानताओं और स्थानीय समस्याओं का बढ़ाना और गठबंधन सरकारों की राजनीति का विकास, इन्हीं दो कारणों का आपको अच्छे से उल्लेख 80 शब्दों में कर देना है। ठीक है, तो इसी को अच्छे से आप लोग तैयार करिए। अब यहाँ पर लोकतंत्र के प्रमुख चार विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर लोकतंत्र के चार विशेषताओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। जनमत का महत्व क्या है? पहला हो गया नियमित चुनाव, दूसरा हो गया उत्तरदायी सरकार, तीसरा हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा कानून का शासन। तो ये इन चारों को काफ़ी अच्छे से आप बता देंगे तो आपका यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है,
बताना है परिवहन क्षेत्र में, यहाँ पे परिवहन क्षेत्र के बारे में बताना है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं दो लाभ के बारे में बताइए। तो परिवहन क्षेत्र के व्यापार और पहला बताइएगा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है और लोग और वस्तुओं का आवागमन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह लेकर जब जाते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, बताना है। तो काफ़ी अच्छे से बताएंगे तब जाके यहाँ पर अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या था, अयस्क। अयस्क क्या होता है, भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख कारण बताना है। अयस्क वो खनिज होते हैं जिसमें निकाली जाती, भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख कारण हैं न, ठीक है, जो धातु निकाली जाती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध धातु नहीं होते, उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उड़ीसा झारखंड जैसे जगह पे हमें क्या मिलता है, अयस्क अधिक मिलते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर में यहाँ पर भी अयस्क मिलता है, अयस्क की पेटियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बच्चों चलेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, 150 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब कभी कभी लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण हैं। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ ने भारत में असंतोष पैदा किया, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, भारी कर और भारतीय उद्योग का विनाश हुआ है। ठीक है, और सामाजिक सुधार आंदोलन और शिक्षक के प्रसार में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेस और साहित्य ने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को और फैलाया है। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट ने आंदोलन को और तेज किया, इस प्रकार राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारण का वर्णन करना है। तो फ्रांस में क्या क्या थे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, सामाजिक था, असमानता था, आर्थिक और संकट और निरंकुश शासन। जब शासन नहीं चलता सही ना, तो वहाँ पर क्रांति होना ही है। समाज तीन भागों में बटा हुआ था, जिसमें तीसरे वर्ग पर करों का बोझ था और राजा की विलासिता, राजा जब मजे में सोया है भाई, विलास कर रहा है, भोग विलास, मतलब देखिए भोग विलास में कई लोग आ जाते हैं कि उनका भोग विलास स्त्रियों के साथ गाना बजाना और कई मदिरा पीना, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, भोग विलास होती हैं। युद्ध के कारण तेज देश कर्ज में डूब गया, युद्ध इतना हो रहा है कि कर्ज में डूबेगा ही देश। दार्शनिक विचारों ने स्वतंत्र और समानता की भावना जगाई, इन सभी कारणों से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो और अच्छे तरीके से आपको लिखना है तो आप इन्हें और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से उल्लेख कर देना है और बताना है उन्हें, और काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर बताइएगा, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होती है, सरकार यही चलाते हैं। संविधान सर्वोच्च होता है और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। लिखित संविधान और द्विसदनी संसद इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, अथवा में दिया गया है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें धर्म के आधार पर समाज को बांटा जाता है। यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है, सामाजिक तनाव बढ़ाती है और दंगे फसाद को जन्म देती है। इसमें लोकतंत्र और भाईचारे का नुकसान पहुंचता है। इस समय काफ़ी ऐसा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। देखिए, हम एक रहेंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं,
आपको पता है, जो यहाँ पर पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों की संरचना हमें बताना है। तो पहला मैं बता देता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र कृषि का है, खनन का है। द्वितीय क्षेत्र जानते हैं उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल होता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है सर्विस सेवाएं होती हैं, इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनौपचारिक साख क्या है। भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं बेसिक आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक क्या है। अनौपचारिक शाखा वह ऋण है जो साहूकार, रिश्तेदार आदि से लिया जाता है। इसकी आवश्यकता गरीब वर्ग को तुरंत ऋण मिलने के कारण होती है, लेकिन इससे में अधिक ब्याज और शोषण की समस्या होती है। आप पे अधिक ब्याज लगा दिया जाएगा, ऐसे वैसे कर दिया जाएगा, ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके साथ। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में क्या है, भारत में वन एवं अन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को आपको काफ़ी अच्छे से बताना है, उपाय देना है। ठीक है। आप अच्छे से उपाय बताएंगे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैव विविधता की रक्षा करना रक्षा के लिए होता है, और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। इनका 2 उपाय है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करिए और वनीकरण करिए। ठीक है, यही हमारे लिए 2 क्या है उपाय हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में प्रचलित किन्हीं तीन प्रमुख कृषि प्रकारों को संक्षिप्त परिचय बताइए। तो हमें निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि और यहाँ पर मिश्रित कृषि, यही 3 हैं जिन्हें आपको अच्छे से बता देना है। तो अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैप हमारा दिया गया है। मैप को काफ़ी अच्छे से हल किया करिए, क्योंकि मैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैप में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपको मैप दिया जाएगा, आपको दर्शा देना है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था। ठीक है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर आपको बता देना है, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1920 में नागपुर में हुआ था। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो जनपद कहाँ था, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अमृतसर में हुआ था और पंजाब में पड़ता है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, सूती जो के थे, तो वह ग्रह कहाँ है, अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ पर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में उन्होंने पहला वो किया था। अब यहाँ पर अथवा में दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया रहेगा, उसमें मानचित्र आपको दिया जाएगा। पश्चिम पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा नाम बताइए। यहाँ पर चिन्ह, वहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा ये वाला, उसका नाम आपको बताना है कि क्या नाम है। पुणे बताइएगा, पुणे। पश्चिम भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ था, पुणे में था। पूर्वी भारत स्थित एक लौह और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम बताइए। ये चिन्ह दिया रहेगा, तो आपको बता देना। अभी आगे मैंने बताया कि लौह जमशेदपुर में था। और यहाँ पर दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो यहाँ पर नेवेली कहाँ था, नेवेली कहाँ पर है, नेवेली। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। पूर्वी पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पर हुआ, हाँ हवाई अड्डा, हाँ तो यहाँ पर कोलकाता में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपको समझा दिया है, और काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।